हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यूज़। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स हम 20 एमसीक्यूज़ लेने वाले हैं, जिनमें 15 एमसीक्यूज़ नॉर्मल एमसीक्यूज़ हैं, मींस 1 ऑप्शन करेक्ट वाले, और 5 जो एमसीक्यूज़ हैं आपके वो प्रैक्टिकल स्किल्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है इंसिडेंट एंगल ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज 30 डिग्री। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज। तो आपसे एंगल पूछा है कि दोनों का मिला के, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिला के कितना एंगल है। तो ये क्वेश्चन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों ही एंगल सेम होंगे, इसका मतलब कितना होगा, 2i होगा ये, ठीक है। 2 इंटू जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। तो आंसर होगा बी, 60 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, larger than the object. Where should be the position of the object? तो एक अच्छा क्वेश्चन है और यूजुअली आता है ये, क्योंकि कॉन्केव मिरर में आप देख रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। कॉन्केव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर कब इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो रे डायग्राम बनाते हुए जो रेस के रूल्स हैं ये हैं आपके। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस को कट करते हुए आएगी, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ, मतलब सेम पाथ को ट्रेस करते हुए वापस आती है। तो रे के जो रूल्स हैं वो आप अपनी बुक में देखेंगे, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगे ये। तो ये रूल्स अच्छे से देख के फिर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे रे डायग्राम, ठीक है। तो ये होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें लेंस है आपका, ठीक है। लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, यहाँ पे है ये, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज का कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज आपके कब बनेगी। और आपको हिंट भी दिया है इसमें कि रियल इमेज है वो। रियल इमेज का मतलब है कि वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो वो जो इमेज बनती है स्टूडेंट, इफ यहाँ पे f है तो यहाँ पे 2f होता है, तो ये जो इमेज बनेगी ये बनती है यहाँ से लेके, ये सेंटर से लेके और यहाँ तक पॉइंट तक ये f होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम डिस्टेंस होता है, इसको हम 2f कहते हैं। तो ये फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो देन यू विल गेट अ इमेज विच इज रियल और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर से, यहाँ ये है ये, ठीक है, इमेज बन रही है जो कॉन्केव मिरर से वो रियल है। रियल अगेन मतलब ये इन्वर्टेड होने वाली है, इन्वर्टेड ऑन सेम साइज। तो ये वाला भी क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है वर्चुअल वाला, ये आपके पोल एंड फोकस के बीच में, और एक ये क्वेश्चन भी आता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट है कॉन्केव में। तो सेम साइज का होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे f है ना हमारा, यहाँ पे f है और यहाँ पे हमारा c है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है दैट पॉइंट वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस। तो इसको, इसके डबल जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो प्लेन मिरर हैं, ऐसे दो प्लेन मिरर है, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड टू 60 डिग्री है। तो हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो
सॉरी ऐसे दो प्लेन मिरर है और यहाँ पे आपके कैसे हैं प्लेन मिरर 60 डिग्री इंक्लाइंड किए हैं, उनके बीच में आपके ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का एक फॉर्मूला होता है, ये है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, जितना भी एंगल गिवन है क्वेश्चन में -1। तो दी एंगल गिवन इन क्वेश्चन इज 60 डिग्री, सो 360 डिवाइडेड बाई 60 -1, तो 6 6 36, 0 0 कैंसिल, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म is equal to 5. Next question is sixth question. What should be the minimum length of the plane mirror to get the full image of a boy of height 4 feet? ये question भी आता है। तो size of the image for plane mirror is the size, sixth question है ना, हाँ। What should be the minimum length of plane mirror to get the full image of the boy? हाँ, ये question आता है और इसमें आप याद रखेंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बॉय का हाइट है दैट इज 4, तो ये जो आपको मिनिमम जो लेंथ का प्लेन मिरर चाहिए वो चाहिए हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 फीट का चाहिए, मीन्स हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है स्टूडेंट, वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती हैं आपके लाइंस। क्यों होता है ऐसे, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इफ दिस इज द प्लेन मिरर और आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस से कुछ रेज आ रही हैं अगर, और वो रेज फॉल होंगी, तो वो रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि वो पैरेलल जाती हैं एक दूसरे के, मतलब दे विल नेवर मीट। तो इन दैट केस फोकल पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे रे रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ पे मिल ही नहीं रही हैं, इसलिए हम इसको जो फोकस कहते हैं हम प्लेन मिरर के लिए, वो हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे आपके एयर से आ रही है और ग्लास स्लैब के थ्रू जा रही है, तो जो लाइट की आपकी कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने में सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी लाइट की। एयर से ग्लास स्लैब में आएगी, एयर से वाटर में आएगी, किसी भी मीडियम में आएगी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। जो चेंज होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं आपको, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट तो हम पढ़ते हैं कि वो चेंज होती है, लेकिन वेवलेंथ आप याद रखेंगे कि वेवलेंथ भी चेंज होती है। द प्रॉपर्टी विच रिमेन सेम इज फ्रीक्वेंसी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 10th इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ग्लास स्लैब और यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, तो लाइट एयर से और दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है ना, ग्लास में एंटर हो रही है। तो यहाँ से जब एंटर कर रही है लाइट, तो लाइट का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल, एयर से ग्लास में आ रही है, येस, इस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और वेवलेंथ, देखो अभी हमने पढ़ा ना कि वेवलेंथ भी चेंज होती है, तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल फैक्टर्स, ए बी सी, ऑल द फैक्टर्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि आप मेजर कैसे करेंगे, आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक टर्म लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कितना स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मीन्स नेचर ऑफ मीडियम पे, डेंसिटी पे, वेवलेंथ पे, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। सेम कौन रहता है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 11th क्वेश्चन इज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहाँ पे मीडियम 2, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं, चलो मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ऐसे लिखते हैं इसको N21, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको ऐसे लिखते हैं
तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू होता है, जैसे यहाँ पे 2 1 लिखा है वैसे हमको 2 और 1 लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो जो पहले बोल रहे हैं उसको पहले लिखना है, जो बाद में कहते हैं उसको बाद में लिखना है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाई मीडियम 2। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब इनका क्या रिलेशन है ये हमसे पूछना है। तो एक तो सीधा है कि ये रिलेशन होता है और ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो अगर कंफ्यूजन होता है तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं ना, देखो चेक कर सकते हैं हम यहाँ से कि मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, वैल्यूज हमको पता है, देखो n 1 2 की वैल्यू रखो 1 2 1 2, n 2 1 की वैल्यू रखो 2 1 2 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा ना। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। और ये जो हमको एक्सप्रेशन शो कर रहा है ये है b वाला, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1 और n 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई n 2 1, 1 डिवाइडेड बाई n 2 1। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। तो चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 12th क्वेश्चन इज ये यहाँ पे हम देखेंगे। 12th क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड ग्लास इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मीन्स एयर की है 3 × 10 की पावर 8 और ग्लास में है 2 × 10 की पावर 8। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कैलकुलेट करना है। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, here is the definition, measure of how much speed of light changes when it enters the medium। तो कितना चेंज होती है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप याद रखेंगे जब दो मीडियम में हम स्पीड को चेक करते हैं तो जो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं वो हम एयर की स्पीड लिखते हैं। तो यहाँ पे एयर डिवाइडेड बाई मीडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर डिवाइडेड बाई मीडियम, तो मीडियम क्या है, यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास में स्पीड है इतना, एयर में स्पीड है इतना, या एयर में हम स्पीड ऑफ लाइट का ही स्पीड होता है तो हम सी भी लेते हैं। मतलब जो ये वाला जो फॉर्मूला आपके ये ऐसे भी दिखेगा तो दिस इज ऑल्सो सेम। ठीक है, ये सेम होता है। ये हमने वी ए इसलिए लिखा है वी ए डिवाइडेड बाई वी जी, तो ये रिलेशन सेट करने में ईजी रहता है। वैल्यूज पुट करेंगे और जो आपको नंबर मिलेगा वो 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन अगर हम रिलेटिव निकालेंगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकलेगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको जो दिया है वो लेंसेज हैं और लेंसेज में कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब जब आपको दो लेंसेज की डिफरेंट फोकल लेंथ दी होती हैं और हमको उनको सम अप करना होता है तो हम 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करके सम अप करते हैं। तो एक तो ऐसे भी आता है आपको कंबाइंड करने के लिए, एक पावर्स का कंबाइंड करने के लिए भी आता है। तो इसमें हम फोकल लेंथ कंबाइंड करना है तो यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स की है तो कॉन्वेक्स की है 20, तो प्लस 20 होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कॉन्केव की दिया हुआ है 10 तो यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे 10 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको माइनस 1/20 मिलेगा 1/f। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा आपका -20 सेंटीमीटर। 14 क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। 14 क्वेश्चन में आपको पावर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो पावर्स में हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो P1 प्लस P2 कर देते हैं। क्वेश्चन इज पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5D एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 2D। व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हम ऐड कर देंगे, बस साइंस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए +5 साइन होगा, कॉन्केव की पावर 2 दिया हुआ है तो यू विल पुट माइनस साइन और जो वैल्यू आएगी कंबाइंड होके वो आएगी +3 डायप्टर। 15 क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट्स। 15 है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ
10 सेंटीमीटर। तो ये याद रखेंगे, जो माइनस का साइन होता है फोकल लेंथ के लिए वो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए ही नेगेटिव होता है, क्योंकि इनका जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है वो नेगेटिव है ना। नेगेटिव मतलब कि लेफ्ट की साइड रहता है, तो साइन कन्वेंशंस में पढ़ा है आपने, इसलिए ये नेगेटिव होता है। तो आप याद रखें कि कॉनकेव का नेगेटिव होएगा। फिर 16 क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट। अब ये 16th ऑनवर्ड्स ये प्रैक्टिकल स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस जो टेक्स्ट होता है उसको एक बार समझना होता है हमको कि ये क्या है टेक्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 16th में आप कुछ डायग्राम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। तो आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो कौन सा बेस्ट वे है कि आप कैसे सेटअप करेंगे आप अपनी पिन्स को। तो इसमें आंसर होगा आपका 4th, ठीक है। जैसे 4th सेटअप है, तो 4th क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं है, तो उसमें देखेंगे हम कि पिन्स शुड बी डिस्टेंस अपार्ट। एक तो ये प्रैक्टिकल के लिए ये आपके कंडीशन है कि जो पिन्स लगा रहे हो आप वो थोड़ा दूर दूर होने चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन है वो है लाइन जॉइनिंग दीज पिन्स शुड मेक एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा कम एंगल होना चाहिए जो पिन्स को आप ऐड कर रहे हो। तो ये कंडीशन जो ओबे कर रहा है वो कर रहा है 4th वाला आपका जो डायग्राम है वो। 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी, इसको भी हम देखेंगे। ये भी सेटअप है, एक ड्रॉ किया हुआ है। इसमें है इन द ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द प्रोटेक्टर का करेक्ट प्लेसमेंट क्या है फॉर मेजरिंग एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स वो है एक मिनट, हाँ इसमें आपके 17th एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन डी। तो आप डी को फिर से देखेंगे, हमको ऐसे प्रोटेक्टर रख के एंगल को मेज़र करना है। एक्चुअली क्यों करना है ऐसे, क्योंकि नॉर्मल जो है इसमें, नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ही तो ड्रॉ करते हैं ना। तो जो डी वाला अरेंजमेंट है, डी अरेंजमेंट से आप देख रहे हो लाइन आपके ऐसे, अगर ये ग्लास स्लैब का बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये हमारे नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल के ही आपके अलोंग प्रोटेक्टर हमको रखना होता है एंगल को मेजर करने के लिए। तो दिस इज द राइट वे। तो डी आपका ऑप्शन होगा। Of the ray of light through a rectangular slab, the two different values of angle of incidence 30 degree or angle of incidence 45 degree. The set of values of angle of refraction and angle of emergence is likely to observe in two cases are. तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बस टेक्स्ट इसमें ज़्यादा है लिखा हुआ कि आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ये इक्वल होते हैं। तो हमको एक ऐसा सेटअप चूज करना है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखो आपके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना एक्चुअली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक केस में है 30 और सेकंड केस में है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ऐसे ऑप्शन देखना है जिस ऑप्शन में एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री है बी और सी दो केसेस में, और जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट साथ में कर रहे हैं उसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्री है। तो हमको 30 डिग्री एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ दूसरा वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस ऐसा देखना है जो 45 डिग्री होगा। तो जो बी ऑप्शन है आप में उसमें नहीं है, सी ऑप्शन में है। अब सी को हम एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। देखो सी ऑप्शन में देखिए, इस वाले के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है
तो सी ऑप्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 20 डिग्री, यस ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि आर थोड़ा सा कम होगा इंसिडेंस से, क्योंकि नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल ये अगर ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, मतलब 30 डिग्री से छोटा एंगल होना चाहिए, तो ये बी करेक्ट है और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होना चाहिए, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करेक्ट है। इसके साथ जो पेयर ऑफ एक्सपेरिमेंट है दूसरा, वो कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो रिफ्रैक्शन 28 डिग्री हो सकता है, काफ़ी कम है ये, मीन ज़्यादा डेंस है वो सब्सटेंस, ये कम हो सकता है, और एंगल ऑफ इमरजेंस इसके ही बराबर होगा। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो सी है। तो ये 18 क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 19th क्वेश्चन में है आपके कि 19th क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, ये इसको समझते हैं पहले है क्या। 4 स्टूडेंट A, B, C, D did their experiment to find the focal length of a convex lens by obtaining the image of distant object। तो आपकी स्क्रीन पे आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, मैं आपको समझा देती हूँ। जो स्टूडेंट A है उसने क्या किया, उसने विंडो ग्रिल को यूज़ किया लेबोरेटरी की एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वाइट पेपर शीट उसने हेल्ड अपने हाथ में ली स्क्रीन की तरह। तो स्टूडेंट ए ने क्या किया, स्टूडेंट ए ने फोकल लेंथ मेजर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की विंडो ग्रिल को ऑब्जेक्ट माना और अपने हाथ में उसने वाइट पेपर की शीट ली। स्टूडेंट बी ने क्या किया, उसने जो ऑब्जेक्ट माना वो एक डिस्टेंट ट्री के शेड को ऑब्जेक्ट माना और अपने हाथ में एक वाइट थिक बोर्ड लिया स्क्रीन की तरह। जो स्टूडेंट सी है उसने एक वेल इल्यूमिनेटेड लेबोरेटरी विंडो ग्रिल को एक ऑब्जेक्ट की तरह लिया और एक वाइट शीट ऑफ पेपर को स्क्रीन की तरह लिया, मतलब उसके ऊपर शेडो आएगा उसका। स्टूडेंट डी ने क्या किया, उसने वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ट्री को लिया ऑब्जेक्ट की तरह और एक वाइट बोर्ड को लिया अपने हाथ में स्क्रीन के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि चारों जो स्टूडेंट्स हैं, चारों केसेस में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको कि ज़्यादा बेटर इमेज मिलेगा। विच वन ऑफ द 4 सीक्वेंसेज ऑफ अबव सेटअप्स रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है आपने, प्रेफरेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा, देन लेस एंड देन लेस एंड देन लीस्ट। तो ये हमारा 19th क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें जो डी अच्छा लेकिन हमको कॉन्वेक्स लेंस में परफेक्ट फोकल लेंथ के लिए हमको क्या चाहिए, मतलब क्या कंडीशंस होनी चाहिए थी। ऑब्जेक्ट शुड बी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हमको काफ़ी दूर होना चाहिए और वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इन केसेस में ऑब्जेक्ट बहुत दूर कौन सा वाला था और वेल इल्यूमिनेटेड कौन सा वाला था, जो कि एक ट्री लिया था स्टूडेंट ने, और आपके ट्री था और आपका इल्यूमिनेटेड आपका उस समय काफ़ी लाइटिंग थी काफ़ी अच्छी, तो वो वाला इसमें पार्ट है। तो वो स्टूडेंट था डी, उसने वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिया था और वाइट थिक बोर्ड लिया था स्क्रीन के लिए। उसके बाद आता है बी, जिसने कि डिस्टेंस ट्री लिया था लेकिन वो इल्यूमिनेटेड नहीं था, ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी वहाँ पे। फिर उसके बाद आता है सी, जिस स्टूडेंट ने विंडो ग्रिल लिया और उसमें काफ़ी लाइटिंग थी। लास्ट में आएगा ए, जो स्टूडेंट ने विंडो ग्रिल लिया लेकिन उसमें लाइटिंग नहीं थी। तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है और सोचने से ज़्यादा ये आपका पढ़ने वाला है, तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा पढ़ने में। 20th क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो जो 20th टाइप का है ना प्रैक्टिकल स्किल्स वाला, ये भी इस टाइप के बहुत आते हैं क्वेश्चंस। मींस दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी टॉपिक, बट ये आपके लॉजिकल स्किल्स पे काम करता है। तो ये है आपकी स्क्रीन पे, दी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। आपको जो दिया है वो ये स्क्रीन है, यहाँ पे सपोज दिस इज द स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन है एक, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और यहाँ पे है आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि दी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है ये भी आपको मालूम है कि यहाँ से लेके अगर हम इसके सेंटर
पोल पे हम डिस्टेंस पुट करते हैं, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी पैरेलल लाइन आती है, पैरेलल जो लाइन आती है वो जहाँ पे कट करके जाती है उसको हम आपका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये पैरेलल लाइन्स आ रही हैं और ये यहाँ पे मीट कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका फोकस कहाँ पे, इधर है, यहाँ पे मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो हमको डायग्राम में बता रहे हैं वो लाइन ऐसे आ रही हैं और यहाँ पे मीट हो रही है, सारी लाइन ऐसे आ रही हैं और यहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है। इसका मतलब ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो जो हमको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी उसमें यहाँ से लेके और जो ये स्क्रीन आपका ये जो मिरर है इसके बीच का डिस्टेंस हमको देखना है। तो एक तो चीज़ हमको पता चल गई कि फोकल लेंथ हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्क्रीन, तो ये तो हमको मालूम चल गया। लेकिन अब इसमें यह है कि आपको जो डायग्राम दिया है उसमें कुछ आपके स्केल दिया हुआ है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ये है इसमें। ये तो मालूम है हमको कि आपके मिरर से लेके और स्क्रीन तक जहाँ पे भी उसका फोकल लेंथ, जहाँ पे मीट हो रही है लाइन वहाँ तक इसका फोकल लेंथ आएगा, लेकिन स्केल को भी ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्केल है यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। ये मैंने एक पॉइंट बना रखा है जो आपके डायग्राम में, यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है, यहाँ पे स्क्रीन है और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मिरर रखा है। अब ये जो स्केल्स हैं आपके, अगर हम इसके थ्रू लेते हैं तो 6 से लेके 6 - 4 कितने इसके बीच में लाइन्स हैं, 10 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 10। तो एक जो स्केल की वैल्यू है वो है इतना 0.2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने मेज़र करना है। तो चलिए मेज़र करते हैं कि ये यहाँ पे जहाँ पे स्क्रीन रखी है वो डिस्टेंस कितनी है, वो है 4 प्लस 1 2 3। तो 3 स्केल्स, 3 आपके सेक्शंस हैं और स्केल का वैल्यू है 0.2, तो ये हो गया 0.6 मतलब 4.6। तो एक जो जहाँ पे स्क्रीन रखी है वो है 4.6 सेंटीमीटर। अब इधर आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो मिरर रखा है जहाँ पे, तो मिरर का जो है ये 14 है, 14 ये वाला पॉइंट 15 हो गया, 15 के बाद 1 2 3 सेक्शंस, तो एक सेक्शन की वैल्यू है 0.2, 3 सेक्शन की वैल्यू होगी 3 इंटू दिस, तो 15.6। तो यहाँ से लेके मिरर से इस स्क्रीन से लेके और मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा इतना 15.6 माइनस 4.6, तो ये होगा 11 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा आपका 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो ये इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।